हेलो, चलिए ठीक है बच्चों भाई। आज का जो टॉपिक है, बातें नहीं, आज का जो टॉपिक है उस पे हम लोग जो चर्चा करने वाले वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट, बातें नहीं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या कि इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या करना, सुधार करना। अब इकोनॉमिक कंडीशंस में सुधार इसलिए किया जा रहा है जिसका मतलब है कि जो पहले कुछ रही होंगी शर्तें, कंडीशंस, पॉलिसीज, प्लान, वो कहीं ना कहीं ऐसी नहीं थी जिससे कि ग्रोथ बढ़ सके या ग्रोथ तेजी से हो सके, ठीक है। तो इसलिए उसमें क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। चाइना ने 1978 में, कब भाई, 1978 में अपनी कंट्री में इस बात को लेकर चर्चा करी कि भैया हमारे को ना जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है, प्लान है, उनको चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि बाहर के विदेशी इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा है। तो पहला पॉइंट अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना में कब हुए, तो आंसर इज 1978। 1978 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो एक वर्ड जो चाइना के अंदर से निकला है दैट इज SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसके अलावा एक और वर्ड आएगा डुअल प्राइसिंग। क्या वर्ड आएगा, डुअल प्राइसिंग, ठीक है जी। डुअल प्राइसिंग एक ऐसा कंसेप्ट होगा जहां पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दो प्रकार के प्राइस रखे जाएंगे, ठीक है जी, डन। और साथ ही साथ इसके जस्ट अगले साल वन चाइल्ड पॉलिसी भी चाइना ने अडॉप्ट करी। आज कुछ ज़्यादा ही मक्खियाँ हो रखी हैं। नाइनटीन सेवेंटी नाइन में, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखनी है आप लोग। छोटा सा ड्राफ्ट नोट करो, किताब को उठाते हैं, कंसेप्ट लिखते चलते हैं। जो जो हमारे को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में चाइना का मिलता जाएगा हम लोग को सारे कंसेप्ट लिखेंगे। लाओ संदीप कर गया, टी अर्जन जो भी बुक कैरी कर रहे हो दो, ये मत बोलना कि बुक नहीं है। तुम लोग बीच में तो सब जने बुक कैरी करते थे, अब तुम्हारे को क्या टेंशन हो गई है कोई? अगर मुझे कल दिख गया कि तुम अकाउंट्स में बुक लेके आए हो, ध्यान रखना कल तुम्हारे को अकाउंट्स में जलील करना शुरू करूँगा। हाँ तो सही है ना, करो पार्शियलिटी, भेदभाव कर रहे हो दो टीचरों में। प्लीज बातें नहीं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लिखिए जरा। अगर इंपॉर्टेंट चर्चा ना हो तो रुको ना, ठीक है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दो फेसेस हैं सर, ध्यान रखेंगे हम लोग। फेस 1, फेस 2, ठीक है जी। फेस 1 के अंदर लिखते चलेंगे साथ साथ, रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड by
ये इनिशिएटेड इन आना चाहिए, बाय तो नहीं आना चाहिए, इनिशिएटेड इन एग्री, अरे यार एग्रीकल्चर कोमा फॉरेन ट्रेड इतना भी मत हंसो कि तुम लोग 19 मार्च को ये कंफ्यूज हो जाओ कि अब हंसूं या रोऊं। क्या 19 मार्च को पता लगेगा। ठीक है, बातें मत करो, समझ नहीं आ रही तुम लोगों को बात? एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया। commune lands were divided into small units या plot which were allocated to household। ठीक है, डन। दूसरे फेज में आ रहा है, ये 2 मेन बातें हैं फर्स्ट फेज की। मेनली ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन बनता है तो ये पूछ सकता है 1 मार्क में, जो चाइना के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसका जो फर्स्ट फेज था, उसने उसमें कहाँ पे फोकस करा? एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के ऊपर। फेज सेकंड पे आते हैं सर जरा। फोकस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, फोकस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है जी, प्राइवेट सेक्टर को इसमें अलाउ किया गया टू प्रोड्यूस गुड्स। अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जब प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, तो ये खुद के लिए, सरकार के लिए और सरकारी कंपनियों के लिए बड़ा चैलेंज बन जाएगा, उनको एक कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट में यही आ रहा है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस were made to face competition। ठीक है जी, और इसमें चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी एक, प्लीज नाम ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अलग कलर में लिखते हैं। पॉलिसी का नाम याद रखेंगे, चाइना की तरफ से जो स्टार्ट हुई, ओपन डोर पॉलिसी। ठीक है, जब इसका पर्पस क्या था, पर्पस जरा देख लेते हैं। टू एक्टिव इंट्रोडक्शन, इसका पर्पस था एक्टिव
एक्टिव इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। एक बार फटाफट से उसको छोटा सा रिकैप करते हैं। टाइम पीरियड भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेंशन है इंटरनेट पे जो कि फेस 1 और फेस 2 के लिए मेंशन किया जाए। ठीक है, फेस 1 सीधे तौर पे कह रहा है कि मेरे को फोकस करना है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के ऊपर। ठीक है जी। फेज सेकंड में आते हैं तो मेन फोकस क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, अगर यहां पे देखें फेज 1 के अंदर तो क्या किया गया, जो जमीन थी ना उसको टुकड़ों में बांटा गया, और कुछ जमीन किसको दी गई, हाउस होल्ड को। अब ये हाउस होल्ड को जमीन क्यों दी गई थी, याद करते हैं जरा। हाँ, कनेक्ट कर पा रहे हो इसका मतलब आप लोग, हम लोगों ने कहीं लिखा था ना, वो उसी पेज पर होगा वैसे लॉजिक के हिसाब से तो। ये रहा GLF होगा ना, ये देखो यहाँ पे लिखा था ना, ये रहा इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। ठीक है ना, तो लोगों को इसलिए एक तरीके से क्या कहते हैं, जमीनें दी गई थी कि वो अपने घर के बैक एरियाज में भी, बैक यार्ड्स में भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा सेटअप लगा सके, जिससे कि चाइनीज गवर्नमेंट को, चाइनीज इकोनॉमी को प्रोडक्शन में क्या मिल सके, हेल्प मिल सके, प्रोडक्शन में क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। ठीक है, अच्छा जी, वापस आते हैं इस पे। हाउस होल्ड हो गया। फेज सेकंड में क्या कह रहा है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को क्या किया गया, अलाउ किया गया, आप भी आइए प्रोडक्शन करिए। अब जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो यहाँ पे बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट समझता है कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। जब प्रॉफिट मोटिव से काम करेगा तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन टफ कर देगा, और जब कंपटीशन टफ हो जाएगा तो ये सरकार की कंपनी के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग हो गया कि वो उनको क्या फेस करना पड़ेगा, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। क्या फेस करना पड़ेगा, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और वो जब कंपटीशन फेस करेंगे तो क्वालिटी क्या बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। क्वालिटी को क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे, क्वालिटी को क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे। ठीक है जी। और आखिरी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, चाइनीज गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कहा, आओ हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है, आओ इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट करो, साथ ही साथ अपनी क्या लेकर आओ, क्या लेकर आओ, टेक्नोलॉजी। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ओपन डोर पॉलिसी के दो अल्टीमेट पर्पस क्या थे, तो फॉरेन कैपिटल को लेकर आना चाइना के अंदर, और चाइना के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को इंप्रूव करना। आज हम जो देखते हैं चाइना इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस यूज कर रहा है, तो क्या शुरुआत से ऐसा था, नहीं सर। उसने वहां पे लगातार रशिया से प्रोफेशनल्स बुलाए हैं, जापान से भी बुलाए हैं, अलग अलग कंट्री से जो टेक्नोलॉजी वो बोरो कर सकता था, कॉपी पेस्ट कर सकता था। इसको ऐसे समझ लो ना, जैसे हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं तो उसने व्हाट्सएप का कॉपी निकाल दिया सर, वीचैट, क्या निकाल दिया, वीचैट। हम लोग पूरा वर्ल्ड यूट्यूब चलाता है, चाइना कहता है मैं नहीं चला दूंगा अपने देश में यूट्यूब, कुछ सेम वाई से ही करके वहां पे एक नाम है, ठीक है, वो चला दिया। हम लोग पूरा वर्ल्ड अमेजोन चलाता है, वो अलीबाबा चलाते हैं। पूरा वर्ल्ड फेसबुक इंस्टाग्राम चलाता है, उन्होंने बैन कर रखा जी, हम अपने हिसाब से नया बनाएंगे। वो चाहते हैं कि तुम कुछ बनाओ, हम उसका कॉपी कर लेंगे फटाफट से, लेकिन टेक्नोलॉजी अपनी यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी अपनी यूज करेंगे। इस बात को आप समझ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखना, ओपन डोर पॉलिसी करेक्ट है। इतना सबने लिख लिया, थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। अब जरा हेडिंग डाल रहे हैं सब जने प्लीज। यहां से इस बार पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो भी हेडिंग आ रही है, हेडिंग है डुअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस। इन द रिफॉर्म प्रोसेस, ठीक है। नाम में क्लैरिटी है क्या, डुअल प्राइसिंग।
आप लोग साथ साथ लिखते चलना है इसको, फिर एक बार चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। यूनिट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट required to buy and sell fixed quantity of input and output on the basis of price fixed by the government, on the basis for other transaction इनपुट। मुस्कान और नंदनी, प्लीज देखना जरा इसको, लिख लिया जरा, पहले लिख लो तसल्ली से, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये क्या कंसेप्ट बोला हुआ है। डन, लिख लिया सबने, लिख लो तसल्ली से, फिर इसको थोड़ा ना एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि इसने क्या समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। नमस्ते भाई। अब तो लिख लिया होगा। प्लीज देखो जरा इधर कह रहे ड्यूअल प्राइसिंग, किसी भी चीज के प्राइस को दो तरीके से यहां पे सेट किया जा रहा था। एक वो प्राइस था जो गवर्नमेंट के कहने पे चल रहा है, और एक वो प्राइस है जो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, मार्केट के अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट यानी कि जैसे हमारी कंट्री में राशन की दुकान होती है ना, राशन की दुकान पर चावल चीनी का प्राइस कौन सेट करवाती है, गवर्नमेंट। लेकिन ओपन मार्केट में अब मार्केट के जो फोर्सेस होते हैं बस उस पर एक एमआरपी जैसा कंसेप्ट जरूर लगाना होता है अगर पैक्ड आइटम है तो। अब यहां पे जरा समझिए, कहता है फार्मर्स हो या क्या कौन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लिए ये जरूरी था बाय करना और सेल करना क्या, फिक्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट। अगर बायर है तो क्या परचेस करेगा, और अगर सेलर है तो क्या बेचेगा, ऑन
द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है या फार्मर है, कौन है ये? फार्मर, ध्यान से समझिएगा। अब इसको 100 किलो क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। इनपुट में जनरली क्या आएगा फार्मर के लिए? बीज वगैरह। फार्मर्स के लिए क्या आएगा इनपुट? बीज, फर्टिलाइजर्स, ये होंगे ना। डन। तो कहता है कि सरकार ने बोल दिया कि कम से कम 30% आपको हमसे खरीदना पड़ेगा, गवर्नमेंट से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी का 70% आप कहां से खरीद सकते हो? मार्केट से। कहां से खरीद सकते हो? मार्केट से। अगर आपको 100 किलो की जरूरत है तो 30% आप हमारे से खरीदोगे, बाकी 70% कहां से खरीदोगे? मार्केट से खरीदोगे। अब ये जो 30% है, मान लो 30 किलो हो गया 100 किलो का, सरकार ने वो इनपुट दिया, इनको बेचा 12 रुपए का। कितने रुपए का बेचा? 12 रुपए का। वही इनपुट मार्केट में कितने रुपए का मिल रहा है? या मान लो 10 रुपए का मिल रहा है। कितने रुपए का मिल रहा है? 10 रुपए का। तो यहां पे सरकार ने एक तरीके से 12 3 36 पॉइंट जरा समझना। जब फार्मर को कुछ परचेज करना है और उसको फिर देगी कौन? जो इनपुट है वो कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट सामान सस्ता बेचना चाहेगी, महंगा बेचना चाहेगी? 700, सॉरी 700, और ये हो गया यहाँ पे 360, ठीक है। हाँ, वापस आते हैं। तो जो सरकार है जब सामान बेचेगी तो सस्ता बेचना चाहेगी, कम महंगा बेचना चाहेगी? दिमाग लगाओ यहाँ पे। दिमाग में आएगा सर किसान है, सरकार तो चाहेगी सस्ता बेचो, है ना। लेकिन अगर सस्ता बेचेगी तो सरकार की कमाई कहाँ से होगी? अगर सरकार सस्ता बेचेगी तो कमाई कहाँ से होगी? सर कमाई नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, सरकार जब कुछ इनपुट किसी को बेचेगी, यहाँ पे सरकार ने लिखा है ना, क्या लिखा है? बाय एंड सेल। एक चीज बताओ, तुम लोग हो, तुम सरकार हो, तुम्हारे को प्रॉफिट कमाना है, तुम सस्ता खरीदोगे महंगा बेचोगे, या महंगा खरीदोगे सस्ता बेचोगे? क्या करोगे? सस्ता खरीदोगे और महंगा बेचोगे। तो सरकार ने बस वही करा, उतना ही सिंपल करा है। सरकार ने कहा तुम्हारे लिए कंपल्शन है, तुम्हारे लिए क्या है? कंपल्शन है, 30 किलो तो मेरे से खरीदोगे, क्योंकि मेरी भी तो बिक्री होनी चाहिए। अगर मेरी बिक्री नहीं होगी तो मेरी कंपनी को, सरकारी कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होगा, सरकारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। 30% हमारे से खरीदो, बाकी 70% कहां से खरीदो? मार्केट से खरीदो। मार्केट की कंपनी में जो प्राइवेट सेक्टर है, जो क्या है? प्राइवेट सेक्टर है। लिखवाया था ना अभी, कहां पे क्या लिखवाया था? प्राइवेट सेक्टर। अब अगर प्राइवेट सेक्टर आपको पता है आ गया, तो प्राइवेट सेक्टर तो सब कुछ खत्म कर देगा तसल्ली से। सरकार को पता था प्राइवेट सेक्टर खत्म कर सकता है, तो सरकार ने एक कानून बना दिया। क्या बना दिया? एक कानून ड्यूअल प्राइसिंग का, कि भैया 30% तो सरकारी कंपनियों से लेना पड़ेगा, बाकी 70% कहां से ले लो? मार्केट से ले लो, जहां पे तुम्हारे को फायदा हो रहा है। अच्छा जी, अब सर किसान ने क्या करा? इस इनपुट को यूज करा। अब ध्यान से समझना, फिर से फसल प्रोड्यूस हुई। क्या हुई भाई? फसल प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब ये फसल प्रोड्यूस हुई है, मान लीजिए 1000 किलो। कितनी फसल प्रोड्यूस हुई है? 1000 किलो। इस पे भी सरकार ने क्या करा कि जब आप सेल करोगे ना, जब आप क्या करोगे? सेल करोगे, तो 30% आपको सेल करना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को सेल करना पड़ेगा। बाकी 70% आप क्या, किस पे सेल कर लो? किसको सेल कर दो? सेल टू मार्केट फोर्सेस। अच्छा जी, अब आ जाइए फसल की बात पे। सरकार ने कहा फसल तुम्हारी का जो रेट है ये प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? प्रोड्यूस, ठीक है। प्रोडक्शन जो हुआ है वो हम आपसे खरीदेंगे कितने रुपए में? मात्र 18 रुपए में। कितने रुपए? मात्र 18 में। तो 18 तिये 54, ये यहाँ पे आ जाएगा 300 किलो कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा, बाकी कितना 1000 किलो हुआ था ना, 700 किलो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आप यही सेम सामान जाके मार्केट में आप बेच सकते हो। तो मार्केट में मान लो बिक रहा है कितने रुपए का? 20 रुपए का। कितने रुपए किलो बिक रहा है? 20 रुपए किलो। आज भाई साहब मक्खी कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में है। 14,000 का। तो नोटिस करो नोटिस करो, कर लो नोटिस।
मक्खी कैरी करा रही है तुम्हारे को नोटिस अभी सब कुछ। पंखा चलाऊंगा ना तो उसका साउंड आता है वीडियो में बहुत ज़्यादा, जब वीडियो देखते हैं ना बच्चे तो बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर और मैनेज करना है। अब पॉइंट जरा समझो, पॉइंट जरा समझो इस बात को। किसान ने जो फसल प्रोड्यूस करी, किसान ने जो फसल प्रोड्यूस करी ना, उसका 30% सरकार ने खरीदा। सरकार ने सस्ता खरीदा महंगा खरीदा? अब सस्ता खरीदेगी सरकार। सरकार ने मान लो गेहूं खरीदे, क्या खरीदे? गेहूं। अब सरकार को पता है मैं सस्ता गेहूं खरीदूंगी और महंगा बेचूंगी किसको? जो गेहूं से कुछ सामान बनाते हैं, जैसे बिस्किट बना रहे हैं। कोई कंपनी क्या बना रही है? मान लो ब्रिटानिया कंपनी चाइना में है, तो चाइना में ब्रिटानिया कंपनी है, वो क्या बना रही है? बिस्किट बना रही है गेहूं वाले। तो उसको कुछ गेहूं कहां से खरीदने पड़ेंगे? सरकार से खरीदने पड़ेंगे। सरकार ने किसान से कितने रुपए खरीदे थे और वो आगे बेचेगी कितने रुपए में? थोड़ा 22, 20, 25 के आसपास बेचेगी। तो ये 1 किलो पे कितने रुपए का मार्जिन आ गया? 1 किलो पे कितने का मार्जिन आ गया? लगभग 4 से 5 रुपए का मार्जिन आ गया। अरे यार आज तो दिमाग ही खराब हो गया। 1 किलो पे कितने रुपए का मार्जिन आ गया? 4 रुपए का मार्जिन आ गया सर। ₹4 का मार्जिन आ गया सर। पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना, ड्यूअल प्राइसिंग का सीधा सा मतलब है, ड्यूअल प्राइसिंग का सीधा सा मतलब है फार्मर और इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ सामान, ध्यान से नोटिस करो, किससे खरीदना है? सरकार सस्ता खरीदेगी और महंगा बेचेगी। इसके अलावा जो भी अदर रह गया उसको आप कहां से डील कर लो? किसके साथ डील कर लो? मार्केट में। इससे क्या फायदा होगा? जरा दिमाग लगाओ। इससे सरकार की कंपनी भी बंद नहीं होंगी, सरकारी कंपनियों को भी प्रॉफिट होता रहेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इंडिया वालों ने गलती कर दी सर, इंडिया वालों ने ड्यूअल प्राइसिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं निकाला। काश अगर इंडियन गवर्नमेंट भी ड्यूअल प्राइसिंग का कंसेप्ट निकालती ना, और ये सब कंपनियों के लिए होता। अनमोल बहुत अर्जेंट है। ड्यूअल प्राइसिंग का कंसेप्ट अगर इंडिया वालों के लिए भी होता तो कुछ सरकारी कंपनियों से भी माल, सरकारी कंपनियों का भी जो ट्रांजैक्शन है बिकती रहती। जैसे कि आज अगर मैं बात करूं, कुछ कोई कंपनी है, जैसे मान लो एनटीपीसी है या कोल है या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उनसे कोई सामान खरीदे ना खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब जने किसकी तरफ भाग रहे हैं? प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है? जो सरकारी सेक्टर है वो धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है? लॉस की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? लॉस की तरफ। अगर सरकारी कानून बना देती कि भी 30% तो आपको उनके साथ डील करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। 70% के लिए क्या खुली हुई है? 30% के लिए किस पे जाओगे? सरकारी कंपनियों पे जाओगे। तो इससे सरकारी कंपनी भी बंद नहीं होती और प्राइवेट को भी आगे आने का मौका मिल जाता। हमने क्या करा? सीधे किसको लाके खड़ा कर दिया? प्राइवेट को लाके खड़ा कर दिया। प्राइवेट ने दबादब अच्छा प्रोडक्शन करा, अच्छी फैसिलिटी दी, तो सारे लोग किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? प्राइवेट की तरफ। सरकार की तरफ कोई है ही नहीं। बेस्ट एग्जांपल आ रहा है सर इसमें मोबाइल, और मोबाइल की जो सिम होती है ना सर, एक टाइम था BSNL, MTNL नाम चलते थे सर। आज BSNL नाम खत्म है, MTNL नाम खत्म है, अब रिलायंस जियो, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है। और वोडाफोन आइडिया तो आपको पता है, चलो कम जो एयरटेल और रिलायंस जियो। ऐसे सर इंटरनेट की उसमें जो ये आपके घर पे आता है ना, DTH आता है, DTH आता है ना सर, एयरटेल का लगा रखा है DTH, वीडियोकॉन की DTH लगा रखा है सर। सरकारी कंपनी कुछ बची नहीं सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ड्यूअल प्राइसिंग में अगर आप लोगों से अगर पूछा जाए कि ड्यूअल प्राइसिंग क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के था कि कुछ क्वांटिटी उनको बाय और सेल करनी पड़ेगी, फिक्स क्वांटिटी को किससे परचेज करनी पड़ेगी? गवर्नमेंट से। और बाकी अदर ट्रांजैक्शंस और किससे कर सकते हैं? मार्केट प्राइस से। किससे कर सकते हैं? मार्केट प्राइस से। इसके लिए एक एग्जांपल है ये, अगर आप थोड़ा समझ पाए हो तो, कि फार्मर ने 100 किलो इनपुट परचेज करना है, तो 30% सरकार से, 70%। अच्छा ये 30 और 70 मैंने अपने दिमाग से लगाया है क्योंकि वहां पे फिक्स वर्ड लिखा था। फिक्स कितना फिक्स है ये नहीं पता, 30% मैंने अपने दिमाग से लगाया। अब इसी तरीके से जब कल को 1000 किलो प्रोडक्शन सेल करना होगा, 1000 किलो प्रोडक्शन क्या करना होगा? सेल करना होगा, तो भी ये आपको पैटर्न चलेगा। एक बार ये ड्राफ्ट भी नोट कर लो जरा, मैं थोड़ा देखूंगी शोर क्यों आ रहा है।
कर लिए नोट? डन, ठीक है। चलिए सर, आखिरी वर्ड है हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को तो डायरेक्टली मेरे को कुछ सर्च करना था। हाँ, एक बेनिफिट है स्पेशल इकोनॉमिक, एक तो फेसिस चाइनीज इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की फीचर्स। बातें नहीं बच्चों। भूमि, क्या हो गया बच्चे, इतना हंस रहे हो? हमें बताओ, हम लोग भी हंस लेंगे जरा। हमें तो बता दो, फिर हम भी हंसेंगे ना। फेसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हो गया जी? आज कुछ ज़्यादा ही मक्खियाँ उड़ती है भाई। क्या हो गया? फ़ोन रख अंदर ही। चलो छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे। हेडिंग डालो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए लिखो जरा। कोई नहीं, 5 मिनट बचे हैं, रुको। स्पेशल इकोनॉमिक जोन फुल फॉर्म लिखो। were set up were set up to attract foreign investors. Special economic zone were set up to attract foreign investors. ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे। SEZ is an area, SEZ is an area in a country is an area in a country in which the business and trade laws 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 are different from other रीजन्स, अदर एरिया भी बोल सकते हो आप लोग, अदर रीजन्स या एरियाज विद इन दी सेम कंट्री, ठीक है। अगले पॉइंट में लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कर पाएगा लेसन? नहीं कर पाएगा। बेनिफिट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं कर पा रहा शायद। प्लीज़ आइए ज़रा फटाफट से इस पॉइंट को देखते हैं। अब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जैसे कि आपने लिखा, एक ही कंट्री के अंदर दो अलग अलग एरियाज में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं वहाँ पर लॉज अलग हैं, अदर एरियाज में अलग है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे मान के चलिए अब आपको पता होना चाहिए यूपी के अंदर एक जगह है नोएडा, ठीक है। नोएडा के अंदर कल क्या हुआ है आपको अगर पता है किसी को कुछ? नोएडा के अंदर एक नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। जेवर एक जगह है नोएडा के पास, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, जिसकी कल वहां पे पहली जो फ्लाइट है उसको लैंड करवाकर टेस्टिंग करी गई है कि जो नॉर्म्स होते हैं वो सब यहां पर सही बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। अब दिल्ली आप लोगों को पता पूरा भर चुका है, हर एक चीज में, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, हर जगह से भर चुका है। तो अब नोएडा के अंदर जो जेवर नाम की जगह है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर सरकार बनाती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, तो सरकार वहां पे क्या करेगी, कुछ जो लॉज है वो अलग कर देगी। जैसे टैक्स कम कर देगी, क्या कर देगी, टैक्स कम कर देगी, बिजली के रेट क्या कर देगी, कम कर देगी उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। अब ये क्यों करेगी सरकार, कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आए और अपना व्यापार सेट करें। अगर वहां पे जब व्यापार सेट होगा, इंडस्ट्री सेट होगी, तो वहां के आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो दिल्ली के ऊपर बर्डन है, जो यूपी से लोग कहां पर शिफ्ट हो के आ रहे हैं, दिल्ली में, वो थोड़े कम होंगे दिल्ली में, वो कहां पे जाना पसंद करेंगे, नोएडा में, जेवर के अंदर, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। अब जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो जरा नोट करेंगे हम सब जने। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफर अ वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स टू डेवलपर एंड यूनिट्स इंक्लूडिंग, सबसे पहले तो क्या मिलेगी सरकार की तरफ से, टैक्स की छूट। अगर टैक्स 100% छूट दे दी ना, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, तो इसको बोलते हैं टैक्स हॉलिडे। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई इसको, टैक्स हॉलिडे। चलिए सर, सरकार कह रही है अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बेहतर बनाने के लिए या अपनी कंपनी को बेहतर बनाने के लिए कुछ इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो हम आपसे कोई भी जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है ना वो चार्ज नहीं करेंगे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ठीक है जी। सिंगल विंडो क्लियरेंस, ज्यादा आपसे कोई भी आपका ना जो प्रोसीजर है ना वो लंबा नहीं करेंगे, पेपर वर्क काफी कम कर देंगे, बस आपको सेटअप वहां लगाना पड़ेगा जहां पे हम बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस। एस इज यूनिट रिसीव अ सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट अप्रूवल्स, ठीक है। लेबर लॉ में आपको थोड़ी रिलैक्सेशन दे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, और आपके कारण क्या होगा, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगी और एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, ठीक है। फटाफट से ना स्टार्टिंग की जो यहां तक ये चारों पॉइंट लिखो जरा फटाफट से, हाँ पूरे लिख लो, हाँ यहां तक, ये 4 तक डिफाइन कर लो बस। जैसे मैंने कई बार समझाया है कि एक टाइम था सर कि जो गुड़गांव था ना सर वो जंगल था, बट आज आपको पता है सर वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर, करोड़ों में जा चुकी सर वैल्यू, एक एक वो भी फ्लैट की, ज़मीन तो छोड़ ही दो सर, फ्लैट की कीमत है सर। तो ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने के बाद। प्लीज़ फटाफट से चारों बेनिफिट्स याद रखेंगे। अगर 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट आता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर कुछ एक्सप्लेन करिए कंसेप्ट को, तो ध्यान रखेंगे ये लिख सकते हो कि वहां पे लॉज अलग होते हैं इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो ये है सर। डन।
हाँ जी, डन। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक बनेगा, जैसे हम लोगों ने ये सारा का सारा जो डिस्कशन करा है वो किसके लिए करा है? बोलो भाई। चाइनीज इकोनॉमी के लिए। ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। नहीं, और तो नहीं कराऊंगा बच्चे, बस क्या करूं? वापस उतारा नहीं भी? मेन जी 4 है ना, ये ध्यान रखना यहां तक, ठीक है जी। ठीक, चलिए सर, इसको खत्म करते हैं यहाँ पे। अगली क्लास में करवाऊंगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान।